हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान दत्ती कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स की लास्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। डिटेक्टर्स यूनिट चल रही थी, हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिटेक्टर्स भी कर चुके हैं। डिटेक्टर किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है, हम वो भी पढ़ चुके हैं। साथ में हम 2 डिटेक्टर और कर चुके हैं। उसका पहले एक डिटेक्टर था आयोनाइजेशन चैम्बर और दूसरा था प्रोपोर्शनल काउंटर। अगर आपने ध्यान से देखे हैं लेक्चर्स तो आपको पता है कि ये तीनों गैसियस डिटेक्टर के ही टाइप थे, जिसका प्रिंसिपल हम पहले पढ़ चुके हैं। और अगर आप 5 ईयर देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये तीनों टॉपिक एग्जाम में मल्टीपल ऑफ टाइम्स आ चुके हैं। अब अपने हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं गैसियस डिटेक्टर का ही एक तीसरा पार्ट है, या तीसरा वी कैन से कि तीसरा इसका जो टाइप है गैसियस डिटेक्टर का, वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो वो है जीएम काउंटर, जिसको कीगर मूलर काउंटर भी बोलते हैं। हिंदी में इसको गाइगर मूलर काउंटर भी बोला जाता है। ठीक है, मैं इसको जीएम काउंटर लिख दी। जब आपने बेसिक प्रिंसिपल किया था तब मैंने हर काउंटर का रीजन आपको बताया था कि जैसे अपने ग्राफ बनाया था, इस तरीके का ग्राफ आया था, वो कुछ इस तरीके का था। मतलब अब हम उतने अच्छे से तो नहीं करेंगे, यहाँ पे वो मैच हो गया था और फिर बाद में करंट का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो गया था। इसको मैंने, ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आएगी, इसको मैंने क्या बोला था, प्लेटो रीजन या फिर जीएम रीजन बोला था। इसको अपनों ने क्या बोला था, प्लेटो या फिर जीएम रीजन बोला था। ये थोड़ी सी टेढ़ी आएगी, ये लाइन सारी की सारी गई। ठीक है, ये इसीलिए मैं उसको रिमूव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर किया तो वो सारी लाइन जा रही है, तो थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आएगी ये वाली। तो देखो यहाँ पे ये रीजन प्लेटो रीजन था, जिसको जीएम रीजन भी बोला था। और इसी रीजन के अंदर हमारा कौन सा काउंटर काम करता था, जीएम काउंटर। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जिस रीजन में जीएम काउंटर काम करता है, आपको वहां पे मैंने क्या बताया था, जो पहले हम हाई एनर्जेटिक और लो एनर्जेटिक, हाई और लो एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल के लिए जो पल्स हाइट बना रहे हैं, उस पल्स हाइट में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों पल्स हाइट आपस में मैच हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, इस पार्ट के अंदर हम हाई या लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, ये मैंने आपको वहीं पे बताया था। लेकिन इस काउंटर का काम क्या है, ये काउंटिंग बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, इसीलिए ये यूज में लाया जाता है। ये बात है कि हाई एंड लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाएगा कि पार्टिकल इनिशियली जो ट्यूब के अंदर एंटर करवाया है वो कैसा है, लेकिन काउंटिंग बहुत अच्छे से करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डाले हैं वो कैसे हैं, या उनका नंबर कितना आया। डिटेक्टर्स का काम यही था ना, चार्ज फाइंड आउट करना, उनकी एनर्जी फाइंड आउट करना, पार्टिकल्स या रेडिएशंस की, उनका मोमेंटम फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना। मींस एक तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन करना जो पार्टिकल या रेडिएशन एंटर कर रही है। ठीक है, अब अपने जीएम काउंटर को शुरू करते हैं। तो पहला रीजन तो आपको ये पता चला कि ये जो था वो प्लेटो रीजन के अंदर जीएम काउंटर काम करता था। ग्राफ के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था, प्लेटो रीजन के अंदर जहाँ जीएम काउंटर काम करता था, वहां पे पल्स कैसी थी, दोनों मैच कर रही थी, है ना। मतलब कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता दोनों की दोनों हाई लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। उसका रीजन आपको अभी पता चल जाएगा कैसे वो चीजें आती हैं। तो अभी हम इसकी स्ट्रक्चर करते हैं। इसके अंदर क्या आता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब। सिलेंड्रिकल ट्यूब को क्या कहते हैं, आगे ग्लास के किसी ट्यूब के अंदर फिक्स कर देते हैं इस चैम्बर के अंदर। यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। एक सेकेंड, एक मिनट। यहाँ पे क्या होता है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल का काम आपको अच्छे से पता है, और हर चैम्बर में इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है, तो आपको उसका काम पता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल का काम क्या है। ये ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है, कॉपर की एक सिलेंड्रिकल ट्यूब रख दी जाती है। ठीक है, कॉपर की सिलेंड्रिकल ट्यूब भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ग्लास की ट्यूब के अंदर इस पूरे apparatus को रखा जाता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, कॉपर की ट्यूब होती है, बुक में वो इस तरीके से शो किया गया एज अ कैथोड, जो हमारे कैथोड की तरह काम करता है। वो कॉपर की जो ट्यूब्स है
उसको इस तरीके से शो किया गया कि वो कैथोड काम कर रही है। जैसे मैंने बाकी डायग्राम्स बनाए थे, आपको ध्यान हो कि वहाँ पे हम कैसे बनाते थे, एक ग्लास चैम्बर, सॉरी एक सिलेंड्रिकल चैम्बर लिया जाता है या मेटालिक चैम्बर लिया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल वायर लगाई जाती है, यहाँ पे इंसुलेटिंग प्लग्स लगाए जाते हैं, और ये पूरा पूरी वॉल्स जो है एज ए कैथोड काम करती है ना। और इसके अंदर क्या है, इस पूरे के पूरे एपरेटस में होता वही है, एक सिलेंड्रिकल कॉपर की ट्यूब होती है, लेकिन उस सिलेंड्रिकल कॉपर की ट्यूब को फर्दर क्या किया जाता है, ग्लास की ट्यूब के अंदर रख दिया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो बुक के अंदर ये आपके क्या शो किए गए, अगर आप वो डायग्राम ना बना के ऐसा बनाना चाहो तब भी गलत कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ग्लास ट्यूब में भी बना दोगे तो भी वो गलत नहीं होता। ठीक है, तो डायग्राम जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा डायग्राम बनाइएगा। अगर आप ग्लास की ट्यूब के अंदर एपरेटस को नहीं रख रहे हो तो आप फिर थ्योरी में भी वैसा ही कुछ लिखोगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये कॉपर की एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसको ग्लास की ट्यूब के अंदर रखा गया, उसके सेंट्रल एक्सिस के अलोंग क्या कर देते हैं, थिन वायर लगाई जाती है, और थिन वायर को क्या करते हैं, किसी लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही इसको लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट किया जाता है तो बैटरी के इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, क्योंकि ये एज ए एनोड काम करता है, और ये जो होता है एज ए कैथोड काम करता है। कौन, सिलेंड्रिकल बॉडी। इसीलिए मैंने कॉपर की जो सिलेंड्रिकल बॉडी को इस स्ट्रक्चर से दिखाया कैथोड को, तो उसको मैं क्या कर रही हूँ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रही हूँ, और इसको क्या करूंगी, लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस RL, सेंट्रल वायर आ रही, लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट हुई, फर्दर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई, ये वोल्टेज सोर्स को शो कर रहा है, और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, एम्पलीफायर्स या फिर क्या लगे होते हैं, पल्स काउंटर। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको अब तक हर किसी के डायग्राम में वैसी सी चीजें आई हैं, बस प्रोपोर्शनल काउंटर का तो सेंट्रल वायर हॉरिजॉन्टली लगाने के बजाय वर्टिकली लगा दी, और यहाँ पे क्या किया, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के पर्पस इसको ग्लास ट्यूब के अंदर दिया, और कुछ भी रीजन नहीं है। यहाँ पे देखो ये कॉपर की वायर थी, इसीलिए मैं इसको कॉपर की बॉडी लिख लो या कॉपर, ठीक है, एज अ कैथोड काम कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपर ट्यूब, लिख देंगे इसको कॉपर ट्यूब, ये एज अ कैथोड काम कर रहा है इसलिए मैंने कैथोड लिख दिया। ठीक है, और ये जो है हमारी सेंट्रल वायर, ये एज ए एनोड काम कर रही है, एनोड की तरह कैसे काम कर रही है, लोड रेजिस्टेंस RL से कनेक्ट करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स है, और ये हमारे क्या है, दोनों इंसुलेटिंग प्लग्स है। इंसुलेटिंग प्लग्स का काम क्या है, अब तक तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। इंसुलेटिंग प्लग्स का काम है पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैथोड और एनोड यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के कांटेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए इंसुलेटिंग प्लग्स लगाए गए, ताकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, यानी कांटेक्ट प्रिवेंट के लिए। इसके अंदर क्या करते हैं, गैसियस चैम्बर है, मींस क्या भरी होगी, कोई ना कोई गैस, तो चैम्बर के अंदर क्या भर दी गई है, गैस भर दी गई है, और इसके अंदर भी पर्टिकुलर स्पेशल गैस भरी जाती है, जैसे किसके अंदर भरी थी, प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर। कौन सी गैस भरी जाती है, यहाँ पे 90% ऑफ ऑर्गन प्लस 10% ऑफ अल्कोहल्स, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, इस चैम्बर के अंदर ये गैसेस भरी गई हैं। जैसे वहां पे मैथिल भरा था हमने CH4 प्लस 90% ऑर्गन एंड 10% मैथिल भरा था, किसमें, प्रोपोर्शनल काउंटर में, उस मिथाइल का भी एक काम था, वैसे ही यहाँ पे इस एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल का भी एक पर्टिकुलर रीजन है, एक पर्पस है कि इसको इस चैम्बर के अंदर क्यों फिल किया गया। ठीक है, तो वर्किंग देखते हैं, वर्किंग में क्या होगा, जैसे ही कोई आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल, इस ग्लास की जो ट्यूब होती है यहाँ से कोई ना कोई विंडो रख दी जाती है जहाँ से चार्ज पार्टिकल्स एंटर करते हैं। तो मान लो अगर वो विंडो यहाँ पे हो, तो यहाँ से जैसे ही, या यहाँ पे देख लो आप, यहाँ से जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, तो अपने को पता चार्ज पार्टिकल का काम क्या है, आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल का काम है कि वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, जितने भी गैसियस एटम्स है उसको ट्रांसफर करेगा। गैसियस एटम को जैसे एनर्जी ट्रांसफर करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करेंगे, गेन करके क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और जैसे ही वो एक्साइटेड होंगे वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करना शुरू करेंगे, और यहाँ पे बचेगी एटम के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट जस्ट पॉजिटिव आयन, है ना। उसको मैं ये बोल सकती हूँ ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोलूंगी कि वो एक पॉजिटिव आयन है। मतलब इस चैम्बर के अंदर आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल की एंट्री से क्या हुआ, आयंस बने, यानी कि गैस का क्या हुआ, आयोनाइजेशन। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल भी यही था, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, गैस ही इसका मेन प्रिंसिपल होता है। इसके अंदर मेन प्रिंसिपल आयोनाइजेशन के साथ साथ एवलांच भी होता है। एवलांच इसलिए होता है
एवलांच होने का रीजन ये होता है क्योंकि आपको आगे मैं बताऊंगी एवलांच क्यों है इसका रीजन, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर आयंस बनेंगे, आयंस क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनेगा, इसी डायरेक्शन में बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड टू कैथोड की ओर, क्योंकि वोल्टेज सोर्स अप्लाई की हुई है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे कोई फोर्स F इज इक्वल्स टू E इंटू ई लगेगा। इस फोर्स के कारण क्या आएंगे, जो भी आयंस बन रहे हैं वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे या फिर एक्सिलरेट करेंगे। जब भी एक्सिलरेशन होगा तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एनोड की ओर आएंगे, पॉजिटिव आयंस कैथोड की ओर यानी वॉल्स की तरफ जाएंगे, और जैसे ये जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लोड रेजिस्टेंस RL से पास आउट होते हुए हमारे पास सर्किट के अंदर क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। और लोड रेजिस्टेंस RL से जैसे ही करंट फ्लो होगा तो अपने को पता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस से हमें वोल्टेज हाइट मिलेगी या वोल्टेज पल्स मिलेगी। इस वोल्टेज पल्स को फर्दर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसे कि एम्पलीफायर या पल्स काउंटर की हेल्प से हम उसको मेजर करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, और फिर उसकी स्टडी से अपने को पता चलता है कि कैसा चार्ज पार्टिकल एंटर किया। यहाँ पे क्या होता है, उसकी स्टडी से पता चलता है कि चार्ज पार्टिकल्स की काउंटिंग कैसी है, क्योंकि हाई या लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। इसका रीजन हम प्रिंसिपल में देख चुके हैं। इसका रीजन ये है कि हाई और लो एनर्जी चार्ज पार्टिकल में डिफरेंस क्रिएट ना करने का रीजन ये है कि चार्ज पार्टिकल्स चाहे हाई हो चाहे लो हो, इसमें आयोनाइजेशन इतना ज्यादा हो चुका होता है कि पल्स हाइट दोनों पल्स हाइट आपस में मैच हो जाती है, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल लो है या हाई एनर्जी है इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हाई होता तो उसकी पल्स हाइट ज्यादा आनी चाहिए थी और लो की कम आनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर आयोनाइजेशन इतना हाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि गैस का मल्टीप्लीकेशन हो चुका होता है। वो हम किस काउंटर में पढ़ चुके हैं, प्रोपोर्शनल काउंटर में हम वो चीज पढ़ चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे पल्स हाइट इतनी हाई और दोनों पल्स हाइट मैच होने के कारण चार्ज पार्टिकल कैसा है इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो गया शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब इसकी वर्किंग शुरू करते हैं अपने। देखो इसके अंदर भी क्या होता है, इस चैम्बर के अंदर क्या होता है, इथाइल अल्कोहल क्यों भरी या प्रोसेस क्या है, इसका वर्किंग क्या है वो पढ़ते हैं। तो वर्किंग देखो इसके अंदर क्या होता है, इस चैम्बर के अंदर देखो जैसे आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल एंटर किया, चैम्बर के अंदर बने इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, सर्किट के अंदर करंट फ्लो हुआ, इसीलिए मैं आउटपुट के अंदर वोल्टेज पल्स मिली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास आयंस बने, आयंस के अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर मोशन करना शुरू करते हैं, जिसके कारण सर्किट में करंट बनते हैं। आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल ने एंट्री की और हमारे पास क्या बने, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बने, कुछ पॉजिटिव आयंस बने, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन, ठीक है। वोल्टेज इस फील्ड के अंदर क्या होता है, 1000 से 2000 वोल्ट तक की वोल्टेज सोर्स वाली बैटरी लगाई जाती है। इतनी हाई वोल्टेज होने पर ही जीएम काउंटर काम करता है, और वोल्टेज वाली बैटरी भी ऐसी होती है 1000 से 2000 वोल्टेज तक की ले जाती है, ठीक है। अपने को पता है प्रोपोर्शनल काउंटर में पढ़ा, इतनी हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाई करने पर जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है इलेक्ट्रिक। क्योंकि देखो जब अपनों ने प्रोपोर्शनल काउंटर किया था वहां पे कितनी थी हमारी वोल्टेज, 200 से 800 वोल्ट तक की रखी थी, या 200 से 1000 वोल्ट तक की अपनों ने रखी। तो अपने को पता है कि 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो क्या बनी थी, वोल्ट पर मीटर का हमारे पास क्या बना था, इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। इतनी इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बना था उस टाइम 10⁻⁶ वाला। यहाँ पे तो वोल्टेज और भी हाई कर दी, 1000 से 2000, इतनी हाई वोल्टेज पे कितना इंटेंसिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, वो चीज तो हम देख सकते हैं ना। अब इतना इंटेंस या इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आयंस को अपनी ओर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली खींचेगा। अब आयंस को अपनी ओर खींचेगा तो मुझे पता है कि जैसे ही आयंस एक्सिलरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन से सेंट्रल वायर की ओर मोशन करना शुरू करेंगे। हमारे जो पॉजिटिव आयंस है वो चैम्बर की वॉल्स की ओर या कैथोड की ओर मोशन करना शुरू करेंगे। तो अपने को पता उस टाइम में क्या आएगा, इनके रास्ते में जितने भी एटम्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ये गैस पड़ी है, यहाँ पे कहीं सेंट्रल एनोड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस गैसियस एटम से टकराएगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी ऑलरेडी हाई है और इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स को वो फील कर रहा है कि उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, इस पॉजिटिव एनोड की ओर मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन टकराया इस एटम से, अपनी एनर्जी क्या करेगा, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को देगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करेगा, गेन करने के बाद क्या करेगा, एक्साइटेड होकर फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करेगा, और फिर हमारे पास बचेगा एक पॉजिटिव आयंस, मतलब फर्दर आयंस क्रिएट हुए, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी आयनाइजेशन। फिर ये सेकेंडरी आयंस इस एक्सीलरेशन फोर्स के अंदर
मूव करेंगे, जब ये एक्सीलरेशन फोर्स के अंदर मूव करेंगे तो सेकेंडरी आयंस टर्शियरी आयंस क्रिएट करेंगे, टर्शियरी आयंस आगे क्वाड्रेटिक आयंस क्रिएट करेंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ आयंस क्रिएशन शुरू हो जाएगा, जिसको हम गैस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, यानी कि गैस का मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीपल ऑफ आयंस बनने शुरू हो गए। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आया, एक तरीके से हम देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराया तो एक तो वो खुद इलेक्ट्रॉन, ये इनिशियल इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने क्रिएट किया, साथ में पॉजिटिव आयंस भी क्रिएट किए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको थोड़ा हम इधर बनाते हैं, एक मिनट, जो चीज ये चीज मैं बल्ब करूँ, ठीक है, ये भी क्या चीज मैं दिखा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर मोशन कर रहा है, रास्ते में क्या पड़ी है, इतनी मतलब 90% ऑफ ऑर्गन एंड 10% ऑफ इथाइल अल्कोहल पड़ा है। ठीक है, ऑर्गन प्रिंसिपल गैस का काम कर रही है, गैसियस रिडक्टर के अंदर जो मेन गैस जिसका आयनाइजेशन करवाना है वो ऑर्गन होती है, इनर्ट गैसेस लेते हैं। इथाइल अल्कोहल का तो काम कुछ और है, जो इसका काम है वो आपको पता चलेगा, और इथाइल अल्कोहल का आयनाइजेशन क्यों नहीं होता इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप सोचोगे कि रास्ते में इथाइल अल्कोहल C2H5OH भी पड़ी है तो इलेक्ट्रॉन उनसे टकरा के क्यों नहीं फर्दर आयोनाइजेशन कर रहे हैं, वो आपको पता चलेगा क्यों नहीं करते। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन क्या किया, गैसियस एटम से टकराया, मान लीजिए इस एटम से टकराया, मैं एटम को शो नहीं कर रही हूँ, एक बार आपको पता है एटम से टकराएगा उसका प्रोसेस वही है कि वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक पॉजिटिव आयन देगा, इसने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रही हूँ जो एनोड की ओर मोशन कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया और एक ये जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन अपने ने लिया वो पड़ा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से रास्ते में गैस के मुंह से टकराएगा, एक तो वो इनिशियली ये वाला जो चल रहा था, एक ये क्रिएट कर देगा, सिमिलरली ये करेगा, ये वाला जो ये था वो तो यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ये गैस के एटम से क्रिएट करेगा, मतलब सेकेंडरी आयनाइजेशन, सेकेंडरी आयन ने क्या किया, फर्दर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर दिए। इसका भी काम यही, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसका भी काम यही, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसका भी यही, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा आके, ये भी और इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन, इसका भी काम यही, मतलब एक चैन रिएक्शन चैम्बर के अंदर शुरू हो जाती है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस सेंट्रल वायर की पूरी लेंथ के अलोंग आयंस से भर जाती है ट्यूब। क्यों आयंस से भरती है, इसका रीजन आपको समझ आएगा, क्योंकि वोल्टेज कितनी है, 1000 से 2000, और एक इलेक्ट्रॉन ने इतनी बड़ी चैन रिएक्शन शुरू कर दी, गैस के जितने एटम पास में आ रहे थे सबके साथ टकराता गया और सबके साथ टकराता गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ने कितने सारे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर दिए। इसी कारण इस वायर की पूरी लेंथ के अलोंग आयंस ही आयंस आ जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अट्रैक्शन। दूसरा रीजन, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी एनर्जी क्या करते हैं, एटम्स के साथ जैसे ही कोलिजन करते हैं तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फर्दर आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है, पूरे के पूरे चैम्बर के अंदर क्या हो जाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन। सेम काम पॉजिटिव आयन का, ये मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, मैंने इलेक्ट्रॉन को शो किया, पॉजिटिव आयन भी सेम काम करेंगे, टकराएंगे, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, फिर ये फिर टकराएगा, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी चैन रिएक्शन शुरू हो जाती है। सेंट्रल वायर की पूरी लेंथ के अलोंग आयंस ही आयंस भर जाते हैं। इसका रीजन हाई वोल्टेज है, और उस हाई वोल्टेज के कारण हाई एक्सीलरेशन फील्ड, हाई एक्सीलरेशन फोर्स एंड हाई अट्रैक्शन फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से चैन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। और जब इतनी सारी चैन रिएक्शन होती है तब ये साथ में क्या करते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने वहां पे आपको दिखाया था प्रोपोर्शनल काउंटर में, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे इससे टकराता है, ये एटम ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराएगा। इथाइल अल्कोहल का काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराया, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन एनर्जी यूज की, और जैसे एनर्जी यूज करेगा एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, 10⁻⁴ 8 सेकंड तक रहेगा, और जब ये 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है फिर ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करके अपनी लोअर एनर्जी लेवल में जाता है। मतलब ये जो आयोनाइजेशन चलता जा रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आयोनाइजेशन के साथ साथ एक काम और होता है, वो काम ये होता है कि ऑर्गन एटम्स क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। ऑर्गन एटम्स की एक्साइटेशन मतलब ऑर्गन एटम जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये एनर्जी यानी कि फोटॉन्स रिलीज करते हैं, और ये फोटॉन्स क्या करते हैं, आगे अगर एनोड की ओर मोशन कैथोड की ओर मोशन करेंगे तो आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होगा। फोटॉन्स जैसे ही किसी मेटालिक प्लेट पर टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और सरफेस को रिलीज करके बाहर निकल जाते हैं। वेरी फर्स्ट लेक्चर हो BSc फाइनल ईयर जहाँ पे मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया, तो उस इफेक्ट से आपको पता चलेगा फोटोन के आने से फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बने, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें
प्योर आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल के कारण आयोनाइजेशन को देखना है, यानी कि जो आयोनाइजिंग आयननकारी कण जो इसके अंदर एंटर कर रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण उसी के इफेक्ट को पढ़ना है। तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ना प्रोडक्शन हो इसको रोकने के लिए तो इसके अंदर इथाइल अल्कोहल डाला जाता है और दूसरा एथिल अल्कोहल C2H5OH डालने का रीजन एक और होता है, तो एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा रीजन क्या है वो भी आपको बताएंगे। एथिल अल्कोहल का आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना कम होता है कि इसको आयनाइजिंग चार्ज पार्टिकल्स इसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता, जिसके कारण इससे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिलीज होते हैं। वो चीज़ आप लिखो या ना लिखो आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ आई, इसका C2H5OH का काम है ना। तो ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया, पेपर के अंदर नहीं बनाना, ये वर्किंग के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो आयनाइजेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फर्दर आयन्स क्रिएट करते हैं उस चीज़ को दिखाया, और ऑर्गन एटम का एक्साइटेड स्टेट में जाने के कारण हमें फोटोन Hν रिलीज होते हैं। उस फोटोन से क्या हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को होने से रोकने के लिए हमने क्या किया, हमने इसके अंदर C2H5OH डाला ताकि वो फोटोन्स को एब्जॉर्ब भी करता जाए, जैसे प्रोपोर्शनल काउंटर में भी हुआ था, क्योंकि हमें प्योरली आयोनाइजिंग चार्ज पार्टिकल के कारण ही आयोनाइजेशन को पढ़ना है। अब एक और चीज़ होती है इस चैम्बर के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं रब कर रही हूँ, समझाने के पर्पज से बनाई गई थी, रब भी कर देती हूँ, क्योंकि डायग्राम बार बार कहाँ पे बनाएंगे अपने। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर डायग्राम भी, चलो छोड़ो टाइम वेस्ट, इसको रब भी करते हैं अपने, ठीक है। सारी चीजें आपको लिखनी है, हर एक पॉइंट को आपको लिखना है। वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे लेक्चर को तो आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की ओर आएंगे, पॉजिटिव आयंस हमें पता है वो हमेशा कैथोड की ओर जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स उसी तरीके का फील कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर अट्रैक्शन फील्ड फोर्स फील कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस बोथ आर सब्जेक्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखा गया, क्योंकि वोल्टेज इतनी हाई कर दी, 1000 से 2000 लेंगे तो दोनों को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया। मींस बोथ टाइप ऑफ आयंस आर सब्जेक्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण वो क्या करते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की ओर एक्सेलरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स F इज टू ई। और मैंने प्रोपोर्शनल काउंटर में बताया था जब वोल्टेज 200 से 1000 वोल्ट की बीच की होती है तब भी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर की एनर्जी आ जाती है। इतनी हाई अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन फोर्स फील करते हैं। अब तो हमारी एनर्जी 1000 से 2000 तक की वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर चुके हैं, तो मतलब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जिसके कारण अट्रैक्शन इतना हाई हो गया। अब अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव आयन। आपको सबको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस पॉजिटिव आयन की कंपैरिजन में कम होगा, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मास ऑफ पॉजिटिव आयन, इसमें से किसका मास ज्यादा होगा? पॉजिटिव आयन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास हमेशा कम होता है। ये तो आप पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो, साइक्लोट्रॉन पढ़ा था तब भी पढ़ा था, बहुत जगह पे आपको पता है। वैसे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसकी कंपैरिजन में। अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है, एक कोई इंसान ज्यादा वेट वाला हो, एक कोई इंसान कम वेट वाला हो, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहे हैं। अगर दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, आप ऐसे सोचो कि एक ज्यादा वेट वाला एक इंसान है जिसको आप खींच रहे हो और एक कम वेट वाला इंसान है, सेम फोर्स से दोनों इंसानों को खींचा जा रहा है, तो आप किस इंसान को ज्यादा इजीली खींच पाओगे? जिसका वेट कम है, ऑब्वियस है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव आयंस का मास ऑफ पॉजिटिव आयंस ज्यादा है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण ये क्या करते हैं, सेंट्रल वायर यानी अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो इस कैथोड पे पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। इसका रीजन क्या? उनका मास कम होने के कारण पॉजिटिव आयंस कैथोड पे पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लगा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस एनोड पे जल्दी पहुंच जाते हैं। इसको आप उस एग्जांपल से याद रखो जो मैंने अभी दिया है कि सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से आप किसी दो अलग अलग इंसानों को खींच रहे हो, एक का वेट ज्यादा एक का कम है, तो कम वेट वाले को आप इजीली खींच लोगे एज कम्पेयर टू हाई वेट वालों को। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास कम होने के कारण वो एनोड पे जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो एनोड पे लेट पहुंचते हैं। वो लेट पहुंचे तो जितना टाइम उन्होंने लिया लेट पहुंचने में, उस टाइम को बोलते हैं डेड टाइम। डेड टाइम को हिंदी में बोला जाता है विश्रांति काल। डेड टाइम वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के अंदर हमारा चैम्बर क्या होता है, काम करना बंद कर चुके हैं,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेड टाइम। डेड टाइम आपको समझ आएगा, वो टाइम पीरियड जिस टाइम चैम्बर के अंदर पॉजिटिव आयंस, आप ध्यान रखो कि वो कैथोड पे नहीं पहुंचते, जितना टाइम वो लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो किसी t = 1 सेकेंड पे पहुंच गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आयन को पहुंचते हुए t = 2 सेकेंड पे पहुंचे, मतलब 1 सेकेंड का टाइम पीरियड ऐसा था जब क्या हुआ, ये जो काउंटर था वो काम नहीं कर रहा था, उस टाइम को बोला जाता है डेड टाइम। और जो डेड टाइम होता है वो एक जीएम काउंटर के लिए 100 माइक्रोसेकंड्स के इक्वल होता है, यानी कि 10⁻⁴ सेकंड का टाइम इतना होता है जिस टाइम के अंदर पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन से थोड़ा लेट पहुंचते हैं। डेड टाइम को आप समझे होगे कि मास ऑफ पॉजिटिव आयंस कम होने के कारण वो कैथोड पे थोड़ा लेट पहुंचते हैं, लेकिन जितने टाइम तक वो पहुंचते नहीं उतने टाइम तक सर्किट वर्क नहीं करता, जीएम काउंटर काम नहीं कर रहा होता, उस टाइम को क्या बोला जाता है, डेड टाइम बोला जाता है। डेड टाइम को हिंदी में विश्रांति काल बोला जाता है। अगर डेड टाइम की डेफिनेशन है तो आप लिखोगे वो समय जिस समय के अंदर जीएम काउंटर काम करना, जिस टाइम तक जीएम काउंटर काम नहीं कर रहा होता, या जिस टाइम, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर जीएम पार्ट जैसे 10⁻⁴ सेकंड का टाइम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पहुंच गए 10⁻⁴ सेकंड के बाद पॉजिटिव आयंस पहुंचे, और इस टाइम पीरियड के दौरान 10⁻⁴ सेकंड टाइम पीरियड ड्यूरेशन के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम इस चैम्बर के अंदर एंटर करवा देना तो वो इस चैम्बर के अंदर काउंट कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम काउंटर कैसा है, डेड सिचुएशन में, मीन्स काउंटर उस टाइम काम नहीं कर रहा। तो ये डेड टाइम आपको समझ आएगा। अब आता है रिकवरी टाइम। अब आता है रिकवरी टाइम क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो डेड टाइम क्या होता है, जिस टाइम तक काउंटर काम नहीं कर रहा। रिकवरी टाइम क्या है, रिकवरी टाइम को हिंदी में बोला जाता है पुनरावृत्ति काल। पुनरावृत्ति काल क्या होता है, वो टाइम पीरियड, देखो 10⁻⁻⁴ सेकंड इसको लगे डेड टाइम कंप्लीट करने में, फिर इस चैम्बर को जैसे पॉजिटिव आयंस इसके कैथोड पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद इसको 10⁻⁴ सेकंड यानी कि 100 माइक्रोसेकंड्स का टाइम लगता है काउंटर को काउंटिंग करने के लिए तैयार होने के लिए, काउंटिंग के लिए रेडी होने के लिए, मतलब काउंटिंग करने के लिए तैयार होने के लिए काउंटर को जितना टाइम लगता है उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, रिकवरी टाइम। मतलब रिकवरी टाइम वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर जीएम काउंटर तैयार होते हैं कि अब वो रेडी हो चुके हैं, इतनी इनफ वोल्टेज मिल चुकी है उसे कि वो काउंटिंग शुरू कर दे, उस टाइम को बोलते हैं रिकवरी टाइम। और जिस टाइम तक जो हमारा काउंटर है वो काम नहीं कर रहा होता उस टाइम को बोला जाता है डेड टाइम। अब एक टाइम वो रहता है, उसका नाम होता है पैरालिसिस टाइम। पैरालिसिस टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ। पैरालिसिस टाइम पीरियड को बोलते हैं पक्षाघात समय। ये कुछ भी नहीं होता, ये बस डेड टाइम dt लिख रही हूँ प्लस रिकवरी टाइम का मतलब एडिशन होते हैं, ठीक है। पक्षाघात समय आपको समझ आया होगा, या रिकवरी टाइम क्या होता है वो टाइम, सॉरी वापस से इन तीनों टाइम्स को देखते हैं हम। ये तीनों डेफिनेशंस आपके पास 2-2 नंबर में आ सकते हैं। तो डेड टाइम क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका मास कम है पॉजिटिव आयंस की कंपैरिजन में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे जल्दी पहुंच जाएंगे, और मास जिसका ज्यादा है उसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जो पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड पे थोड़ा लेट पहुंचेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जितनी लेट वो पहुंचेंगे उतनी ही लेट टाइम ऐसा होगा जितनी देर तक जो हमारा काउंटर है वो काम नहीं कर रहा होता। जिस टाइम तक काउंटर अक्रिय रहता है या इनएक्टिव या इनएफिशिएंट रहता है उस टाइम को बोलते हैं डेड टाइम। रिकवरी टाइम ये होता है कि जितनी देर उसको वापस प्रिपेयर होने में लगती है काउंटिंग के लिए, मतलब वो टाइम जब काउंटिंग करने के लिए जीएम काउंटर तैयार है कि अब वो काउंटिंग कर सकता है, उस टाइम को रिकवरी टाइम बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा पैरालिसिस टाइम, जो डेड टाइम और रिकवरी टाइम का एडिशन होते हैं। अब एक चीज और, इथाइल अल्कोहल, अब एक टर्म आती है क्वेंचिंग, वो चीज आपको बतानी है कि वो क्या होती है। देखो इतनी आपको प्रोसेस समझ आई होगी। देखो क्वेंचिंग क्या है, इथाइल अल्कोहल का एक काम तो था फोटोन को एब्जॉर्ब करना, दूसरा काम क्या हम वो करते हैं, ठीक है। देखो आपको पता है कि ये कैथोड है, बना रही हूं मैं, ये कैथोड है, ठीक है, पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूं मैं, कैथोड है ये। यहाँ पे क्या पॉजिटिव आयंस आएंगे, और अपने को पता हो कि 10⁻⁴ सेकंड का टाइम लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बाद भी इस एनोड अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचने में।
अब ये पॉजिटिव आयन, अब पॉजिटिव आयंस के पास क्या एनर्जी, क्या है, ज्यादा ही है, हाई अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये भी फील कर रहे हैं क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इनके लिए भी है, कैथोड इनको भी इतना ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है जितने फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को एनोड अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जैसे ही इतने हाई एनर्जी वाले जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ये इस कैथोड पे जैसे ही पहुंचते हैं तो ये क्या करते हैं, इस कैथोड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एक उदासीन परमाणु बन जाते हैं। ये पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, इस देखो पॉजिटिव आयंस जब भी किसी कैथोड पे पहुंचते हैं ना तो पता है क्या होता है, जैसे कि ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या ये नेगेटिव, ये एनोड की तरह काम कर रहा था, मैं एक बेसिक बता रही हूँ, पूरी स्ट्रक्चर नहीं बता रही, ठीक है, ये एज अ कैथोड काम कर रहा है। अब अपने को पता है आयंस में इलेक्ट्रॉन तो एनोड की ओर जाएंगे और जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो हमारे कैथोड की ओर जाएंगे। सर्किट के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आते हैं ना तो ये पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके वापस इनिशियल स्टेट में आ जाता है पूरा का पूरा सर्किट। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, जब ये पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, इस अपनी कैथोड पे पहुंचते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट के अंदर मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही अपने पास करंट फ्लो होता है ना, तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या इस कैथोड से ये पॉजिटिव आयन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूट्रल एटम बन जाता है। जब ये न्यूट्रल एटम बनता है तब भी ये फोटोन को रिलीज करता है या एनर्जी को रिलीज करता है। इसी एनर्जी से क्या होता है, फर्दर आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि इस टाइम वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है, नहीं तो ये सारे केसेस दूसरे दो चैम्बर्स में भी होना चाहिए। तो ऐसा केस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है। अब देखो आप इतनी चीज ध्यान रखो, पॉजिटिव आयन, अब देखो आप इतनी चीज ध्यान रखो कि जैसे ही पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, इस कैथोड पे आते हैं तो कैथोड से वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं और एक न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये फोटोन का रिलीज करते हैं और ये फोटोन क्या करता है, फर्दर आयोनाइजेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको फोटोन का काम पता है कि वो किसी इस बॉडी की ओर मोशन करेगा और जैसे ही फोटोन इस बॉडी की ओर मोशन करेगा तो क्या होगा, आपको पता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, मतलब आयोनाइजेशन फिर से शुरू हो गया। अगर आयोनाइजेशन फिर से शुरू हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी होनी चाहिए थी इस चार्ज पार्टिकल की एंट्री के कारण उसकी कंपैरिजन में और ज्यादा बढ़ गई। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने से सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, ट्यूब के अंदर स्पार्किंग शुरू हो जाती है। इसी चीज को बचाने के लिए इसमें एथिल अल्कोहल डाली जाती है। देखो एथिल अल्कोहल का काम क्या होता है, एथिल अल्कोहल को हम क्वेंचिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है शमनकारी पदार्थ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये सारी चीजें अगर आप सोचो कि ये अब क्यों हो रही है जीएम काउंटर में, आयोनाइजेशन में क्यों नहीं, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे वोल्टेज इतनी हाई हो गई है कि इतने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट कर रहा है और एक टाइम ऑलरेडी लेट ले रहे हैं, उनको अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा फील्ड और ज्यादा खींचता जा रहा है। इसी कारण पॉजिटिव आयंस के साथ ये केस होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और हाई वोल्टेज सोर्स के कारण ये चीजें हुई। आप ये मत सोचना कि ये प्रोपोर्शनल या आयोनाइजेशन चार्ज काउंटर में क्यों नहीं हुआ, ठीक है, वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होने के कारण यहाँ पे होता है। तो देखो अब ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या हो, सर्किट के अंदर डिस्चार्ज ना हो, इसीलिए C2H5OH डाला जाता है। तो अब C2H5OH का काम क्या होता है, देखो C2H5OH का काम ये होता है कि देखो ये कैथोड, ठीक है, पूरे डायग्राम को नहीं दिखा रही हूँ मैं, सिर्फ कैथोड को दिखा रही हूँ। ये कैथोड, ये पॉजिटिव आयन आ रहे हैं ये कैथोड की ओर, यहाँ पे रास्ते में क्या ऑर्गन और C2H5OH के एटम पड़े हैं, है ना, और ऑर्गन के भी पड़े हैं। ऑर्गन के एटम को तो ये रास्ते में क्या करता आएगा, आयोनाइज करता आएगा, फर्दर आयोनाइजेशन के एंट्री टर्शियरी एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गैसेस चलता रहेगा। अब ये जैसे इस एथिल अल्कोहल से टकराते हैं, इस एथिल अल्कोहल से टकराने के बाद जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, कि वो एथिल अल्कोहल से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और उदासीन हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे पास अल्कोहल का, मैं अल्कोहल को एल्क लिख रही हूँ, अल्कोहल क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये अगर अल्कोहल का एटम है, मैं A लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ से क्या किया, पॉजिटिव आयन स्ट्राइक किया, उसने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन या एथिल अल्कोहल की विशेषता ही है, इसकी ये क्वालिटी है कि इसीलिए इसको क्वेंचिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं। क्वेंचिंग मटेरियल्स क्या होता है आपको पता चलेगा, शमनकारी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे ही एथिल अल्कोहल ने इससे क्या लिया,
एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को गेन, पॉजिटिव आयन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिले तो मतलब एक न्यूट्रल एटम उदासीन परमाणु बन गया। अब उदासीन बनने के बाद अल्कोहल से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब अल्कोहल का जो एटम था उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज का काम वही है कि उसको कैथोड अट्रैक्ट करेगा। जैसे इस पॉजिटिव अल्कोहल के एटम को ये कैथोड अट्रैक्ट करती है, तो अल्कोहल के एटम की ये खासियत होती है कि जब ये इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके अल्कोहल का एटम बनेगा, मतलब पॉजिटिव आयन से अल्कोहल ही बनेगा, तो उसकी खासियत ये होती है कि ये फोटोन को रिलीज नहीं करता, ये क्या करता है, अपना डिसोसिएशन शुरू कर देता है, मतलब अपना विखंडन शुरू कर देता है। अल्कोहल की ये प्रॉपर्टी है कि ये, या ऐसे एटम, ये क्वेंचिंग मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उनको लिया ही इस तरीके से जाते हैं कि बाद में वो फोटोन को रिलीज ना करे, वो खुद को तोड़ ले। ठीक है, और अब आपको मैं ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करवाऊंगी, क्वेंचिंग मटेरियल क्या हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए आप इतनी इसकी वर्किंग और क्वेंचिंग मटेरियल का काम क्या ये ध्यान रखो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेंचिंग को कंप्लीट कर लेंगे। मेरे हिसाब से आपको टॉपिक समझ आया होगा और बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।